और मैंने आपको ये बताया था कि आपके एनसीईआरटी में एक ग्राफ ऐसे भी आपका बनाया गया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पर। अगर आपने ये ऑब्जर्व किया हो, इस तरीके से दिया गया था और आपको यहां पर इसने एक पैरामीटर बनाया था ऐसे मिड। यहां पर इसने लिखा था 10⁻³ और यहां पर लिखा हुआ है क्या, 10⁻³ क्लियर। और ये वैल्यू आपकी किसकी है, के इक्विलिब्रियम। इसने कहा कि अगर आप इधर आते हो इस डायरेक्शन तो आप, और यहां पर देखो ये मिड दिया था और ये बताया था कि अगर यहां पर रेंज करता है तो इसका मतलब वो किस पर है, आपका जो रिएक्शन है वो किस पर है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर इधर आते हो तो आपको ये बताया गया था कि अगर इस बॉर्डर में आते हो आप तो आपको ये लिखा गया है रिएक्शन हार्डली पॉसिबल, रिएक्शन हार्डली पॉसिबल। इसका मतलब रिएक्शन आपका आसानी से नहीं है वो पाना। और अगर आप इस बॉर्डर की तरफ चलते हो इधर की तरफ, यानी ये मूव करते हो आप या ये मूव करते हो, तो मैंने ये बताया अगर ये मूव होता है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई है तो आप ये लिखेंगे कि रिएक्शन गोज टू क्या, कंप्लीशन। यानी अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में केवल और केवल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बता दे, यू कैन गेस कि आपके रिएक्शन की क्या कंडीशन होगी। अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻³ से भी छोटा है वैल्यू तो आप समझ जाना कि रिएक्शन हार्डली पॉसिबल, रिएक्शन आसान नहीं है हो पाना। अगर ये इससे ज्यादा और इसके बीच में आता है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पर है यानी मिड पॉइंट पर है। और अगर इससे और ज्यादा हुआ तो इसका मतलब रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, यानी वो रिएक्शन आपका समाप्ति की तरफ गया, यानी अब रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा इन्होंने बोला कि आप रिएक्शन की डायरेक्शनलिटी के बारे में भी बोल सकते हो कि क्या डायरेक्शन होगा। तो उसके लिए यहां पर मैंने बताया था कि आपके अगेन ऐसे ही जैसे एक ग्राफ आपका ये इसने दिया, दूसरा ग्राफ वो क्यू और उसकी वैल्यू पर बताता है। इसने कहा ये रिएक्शन क्वेश्चन ले लो आप, और ये आपका एनसीईआरटी इसमें देखना जरूरी है क्योंकि उसने क्या बताया है। ये है आपका QC यानी रिएक्शन क्वेश्चन है और ये आपका है KC मान। क्लियर। आप देखो यहां पर रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू कम है और KC ज्यादा है। आप जानते हो अगर ये कम है तो रिएक्शन किस पर जाना चाहती है, इक्विलिब्रियम पर। समझो आप, रटो नहीं। रिएक्शन में हमेशा रिएक्शन प्रयास करेगा कि हम इक्विलिब्रियम को पहले अचीव कर लें। तो यहां पर देखो अगर QC छोटा है के इक्विलिब्रियम से तो ये बढ़ना चाहेगा, और अगर ये बढ़ना चाहेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन। इसका मतलब सीधा सीधा हो रहा होगा कि इसमें जो रिएक्शन होगा वो कैसे चल रहा होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। यानी कौन सा रिएक्शन चल रहा होगा, फास्ट, आपका फॉरवर्ड। बोलो हाँ या ना। यानी आप रटो नहीं, क्योंकि रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हमेशा प्रयास करेगा कि मैं अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करूं, और ऐसा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो हमने कहा भैया अभी इसका Q जो था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का जो रेशियो था वो हमारे KC से क्या है, बहुत कम है। के इक्विलिब्रियम तो बहुत कम है। आप चाहो तो के इक्विलिब्रियम कर लो, के इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो ऐसे में क्या करेगा, इसको ये अचीव करना चाहेगा, और ये अचीव तब होगा जब प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाए। प्रोडक्ट का अमाउंट कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाए।
तो पहली आपकी कंडीशन ये हो गई, आपने देख के बता दिया। दूसरा आपने बोला कि भैया देखो ये है, ये आपका ग्राफ दोनों का क्या है, बराबर है। इसका मतलब यहां पर जो QC था वो के इक्विलिब्रियम के क्या हो गया, यानी यहां पर कंडीशन क्या थी, जो Q था QC वो लेस देन के इक्विलिब्रियम था। यहां की कंडीशन क्या हो गई बताओ, QC इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन किस पर है, आप बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक तीसरा आपका इसने बना दिया, सपोज करो कि तीसरी कंडीशन इसने दिखा दिया, ये देखो अभी देखो तुम्हारा ये क्या है, ये क्या है इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कम है वैल्यू इसकी, और ये ज्यादा है। इसका मतलब ये घटना चाहेगा, क्योंकि कुछ भी करो तुम्हें लाना क्या है, ये लाना है। अब अगर ये घटना चाहेगा तो सोचो ये कैसे घट सकता है, जब रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ रहा हो। क्योंकि आपको मालूम है कि जो Q होता है वो आपका QC जो होता है वो एक्टिव मास ऑफ, या आपका जो एक्टिव मास आप कह लो या जो भी कह लो आप, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट कर लो ऐसे सीधा सीधा कंफ्यूज अगर हो रहे हो। और ये क्या है, रिएक्टेंट, ठीक। इसका मतलब ये ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा है। और अगर ये ज्यादा होगा तो इसका मतलब इसके रिएक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो ये क्या बनाना चाहेगा इसको, तो इसका मतलब क्या होगा, ये घटना चाहेगा, ये घटना चाहेगा, इसका मतलब ये बढ़ना चाहेगा। और ये बढ़ना चाहेगा तो हमने क्या कहा कि अब ये रिएक्शन यहां पर जब मैंने ये बोला कि भैया देखो ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, तो ऐसे के लिए मैं रिएक्शन कैसे लिखूंगा, ये आपका जो रिएक्टेंट साइड था आप बोलोगे कि आपका ये वाला है, तो या आप कह सकते हो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट दे रहा था इसमें, इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, बोलो बैकवर्ड हो जाएगा इधर की तरफ फटाफट। तो इसके बेस पर या इसके बेस पर हम रिएक्शन के बारे में क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि रिएक्शन में चल क्या रहा है। क्लियर। तो वो सारी लैंग्वेज आपके केवल 2 पॉइंट में मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि आपका Q जो है वो हमेशा प्रयास करेगा कि मैं एडजस्ट हो जाऊं किसके, के इक्विलिब्रियम। और Q आपका ये है तो आप देख लो कि कौन ज्यादा है कौन कम है। अगर के इक्विलिब्रियम कम है तो ये घटना चाहेगा, अगर के इक्विलिब्रियम ज्यादा है तो ये बढ़ना चाहेगा, अगर दोनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत। क्लियर होता रहेगा, इसको बना लीजिए। बिल्कुल रटना नहीं, ये तरीका है। हर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आनी चाहती है जो रिवर्सिबल है, और उसमें आपका जो Q है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अप्रोच करना चाहेगा। अगर वो ज्यादा है तो घटना चाहेगा, कम है तो बढ़ना चाहेगा, और बराबर है तो कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी तरफ से इक्विलिब्रियम को अचीव किया जाएगा, तो जो इसे इसके बराबर लाने में मदद कर रहा हो। जैसे यहां देखो ये कम था, इसके बराबर लाने में कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा, इसका मतलब कि रिएक्शन में एक्टिवली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तभी तो आपका आएगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम किसकी साइड से अचीव होगी, यहां पर आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बताओ यस। तो अब आपका तीसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किसकी तरफ से इक्विलिब्रियम को अचीव किया जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम लाने के लिए कौन किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा माना जाएगा, तो उसका माना जाएगा जो हमारे Q को के इक्विलिब्रियम के क्या करते हैं, बराबर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। आगे चलें।
मैंने कहीं अलग से नहीं कराया। मैंने आपको बोला कि मैं एनसीईआरटी के बाहर जाता भी नहीं हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं कराऊंगा। जो कुछ एक आध दो फार्मूले हम आपको अपने काबिलियत के बल पर बता भी देते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं अभी एनसीईआरटी से प्रूव कर देंगे। जैसे एक फार्मूला हमने आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी का बताया था, उसको भी मैं प्रूव करूंगा कि आप देखो एनसीईआरटी से बाहर मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा है, मैंने कसम खाई है क्या कि मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाने वाला हूँ, इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके बाहर सवाल नहीं आएंगे। इसको मैं ऊपर वाला दिखा दे रहा हूँ। देखो, अभी तक हम लोगों ने के इक्विलिब्रियम की बात की। अब यहाँ पर हम लोग एक बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी क्या टाइप हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम। इसके प्रकार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैंने कैरेक्टर बता दिया, इसके इंपॉर्टेंट फीचर बता दिए कि क्या होता है। अब इसके हम टाइप पर चलने वाले हैं, और जब टाइप पर आप जाओगे तो ये आपका तीन प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं केसी। केसी कब हम लोग लेते हैं, व्हेन एक्टिव मास ऑफ reactant and product are taken in term of molarity। यानी इस तरीके से यहाँ पर कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में आपको लिया गया है, तब आपका आएगा क्या, केसी आएगा। और अगर मान लिया जाए कि आपका केपी, दूसरा प्रकार होता है केपी, ये क्या होता है, कब आएगा, इफ एक्टिव मास इज इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिया गया, तब यहां पर हम लोग बात करें। देखो, इस तरह पढ़ो कि आपको इसको क्लास के बाहर रटना ही ना पड़े, इसमें कुछ होता थोड़ी है। तीसरा आपका होता है के एक्स। के एक्स कब होगा, कंसंट्रेशन का दूसरा भी मानक था हमारा, इफ एक्टिव मास इज इन टर्म ऑफ, क्या लिया जाए, मोल। सारे कंसंट्रेशन के टर्म है। देखो, पार्शियल प्रेशर भी बताता है कि उसका क्या अमाउंट है, कैसे है, ये भी बताता है। तो आप जो भी लेंगे उसके बेस पर यहाँ क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होने वाला है। जैसे अगर मैं बोलूं लेट अ रिएक्शन अकर्स एट, मान लिया जाए कि ये आपका ए मोल ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम पर बी मोल ऑफ वाई दे रहा हूं। फिर अब मैंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम, तो इस रिएक्शन के लिए हम ये तीनों कैसे लिखें। तो आइए हम देखते हैं कि इस रिएक्शन के लिए आप कैसे लिखोगे। फॉर दिस के इक्विलिब्रियम विल, आपसे कह दिया जाए कि फर्स्ट टाइप लिखो, मैं इसको बैठा दूं क्या, कॉपी भी कर लीजिए फटाफट। कुछ करना नहीं है, बहुत ही बेहद आसान टॉपिक है, इससे आसान कोई टॉपिक हो नहीं सकता।
अच्छा, ये आपको पढ़ते समय लगता है यार रटना चाहिए इसको बार बार? आप सीखो, गलतियां होती हैं अक्सर रटने में। जब आप रट्टा मारोगे तो फिर टॉपिक आपका सही नहीं आएगा, फिर वहां पर फिर तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ही खराब है। कंसेप्ट को सही करें। देखो, अगर आप इसकी बात करते हो तो यहां पर मैंने कहा कि यार इसमें नंबर वन एक्सप्रेशन में लिखना चाहता हूं केसी का, तो आपने कहा साहब तब तो आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, मोलरिटी का टर्म लेना पड़ेगा। यानी आपको यहां पर एक्टिव मास किसका लेना पड़ेगा, एक्टिव मास तो हर जगह ले रहे हैं हम लोग, क्या लेना चाहिए हमको, वाई। इसका मोलरिटी या एक्टिव मास इक्विलिब्रियम पर क्या है, इसकी पावर क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्री को हम लोग क्या करते थे, ऊपर चढ़ाते थे। यहां पर क्या करेंगे आप, क्या ये अपना एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया केसी के लिए। अगर बात करता है कि भैया केपी क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूं पी वाई की पावर क्या, अपान क्या लिखूं, पी वाई और पी वाई क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, और पी एक्स क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, कहां पर, एट इक्विलिब्रियम। पहले क्या था, इससे कोई लेना देना नहीं, हमें इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इनिशियल क्या था, कोई लेना देना, कौन जीरो था कौन ज्यादा था इससे कोई नहीं। जब इक्विलिब्रिया एक बार स्टेब्लिश हो जाए तो मैं वहां पर इनकी बात करता हूं, कि आपको अक्सर ध्यान देना है कि इनिशियल का कोई मतलब नहीं है। अब इसी तरीके से मान लीजिए सपोज है कि आप यहां पर क्या लिखना चाहते हो, तीसरा टर्म, आपने कहा साहब एएक्स का लिख दीजिए आप, हमने कहा बिल्कुल लिख दूंगा, क्या लिखूंगा मैं, आप जानते हो क्या ही, क्या वाई, इसकी पावर क्या ले लें, अपान क्या करें, क्या कर दें। क्या आपको ये सब टर्म समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? क्या अगर मैं यहां पर इनके यूनिट की बात करूं, यूनिट की बात करूं, तो क्या यहां पर यूनिट निकल के आने वाली है, आने वाली है, यूनिट निकल के आएगी। आप ध्यान से देखो कि यहां पर स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट बताएगा कि हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट गेट चेंज फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब ये तो आपका मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर है, आप बोल सकते हैं साहब मोल पर लीटर कट जाएगा, बट नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट जो है वो सेम नहीं। अगर ये सेम होता तो यहां पर कट के ये यूनिट लेस हो जाता। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यहां पर अगर इनकी मैं बात करूं तो ये दोनों जो हमारे हैं ये आपके क्या हो सकते हैं, मे बी यूनिट लेस और विथ यूनिट, ठीक है। दिस डिपेंड्स अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, यहां पर बात करो आप, यहां पर क्या स्थिति बनेगी, यहां पर क्या आएगा, क्यों, मोल मोल क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, तो वहां भी तो कट जाना चाहिए था, मोल पर लीटर मोल पर लीटर।
क्योंकि ये मोल में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आप हमेशा ध्यान रखो कि ये हमेशा क्या रहेगा, यूनिट लेस। आपके इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन यूनिट लेस होगा और कौन आपका ये होगा। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज बताओ आप, जैसे केपी और केसी ये आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट हो रहे थे, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? आपका जो केएक्स होगा ये टेम्परेचर पर डिपेंड, अकेला ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मोल फ्रैक्शन के रूप में आपने लिया तो ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं, ठीक, ये आप ध्यान रखिए। इसीलिए इसका ज्यादा यूज भी नहीं होता है, ध्यान समझो। क्यों? क्योंकि आपको केपी और केसी ही देखने को मिलेगा, केएक्स नहीं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए, इतनी बातें उतार दी आपने, यहां से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, बच्चों आप लोग कर ले रहे हो रेजल? यस सर। चलिए ठीक है, आपको यहां से देखो काफी चीजें हम ऐसी बता रहे हैं जो एनसीईआरटी से निकाल करके आपको दे रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तब आप पॉइंट आउट कर पाओगे। और यहाँ पर मैंने सारी चीजें बताई कि क्या होता है यहाँ पर। दूसरी चीज देखो, हम लोग यहाँ पर एक बात और करने वाले हैं कि आप केपी और केसी में रिलेशनशिप क्या हो सकता है हमारा। देखिए, केपी और केसी में अगर मैं रिलेशन देखना चाहूं, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सा एक रिएक्शन लेके चलो आप। जैसे मान लिया जाए, सपोज है कि आपने कहा ए मोल ऑफ एक्स ये इक्विलिब्रियम पर है, मैं बार बार बोल रहा हूं इक्विलिब्रियम पर है, बी मोल ऑफ वाई। तो मैंने कहा कि इसका जो टर्म है केपी का वो क्या होगा। तो अगर मैं इसके लिए क्या लिखता हूं, राइट द एक्सप्रेशन फॉर केपी, ठीक है। तो केपी इक्वल टू क्या बन जाएगा बोलो, ये आपका हो जाएगा पी वाई की पावर क्या, और यहां क्या रखोगे, ए हो गया। क्लियर? कोई डाउट किसी को? आप देखो यहां पर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को लेके चले अगर, तो यहां पर आप ये बोलते हो कि साहब जो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अगर मैं बात करूं कि साहब पी वाई क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे इसका मोल एन वाई अपान क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, और इनटू क्या होना चाहिए, आरटी होना चाहिए ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी करते हो, तो मैंने ये कर दिया, तो बी को इधर ट्रांसफर कर दिया। बी क्या है, ये जो वॉल्यूम है ये आपका है वॉल्यूम ऑफ वेसल। वेसल समझते हो, जिस बर्तन में वो रिएक्शन चल रहा है उसका वॉल्यूम लेते हैं। बात समझ नहीं आपको? तो अब ऐसी कंडीशन में अगर मैं यहां पर पीएक्स लिखना चाहूं, आप जरा ध्यान से देखो, क्या ये चीज कंसंट्रेशन का टर्म है, नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम इन लीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप यहां पर पी वाई को लिख सकते हो पी वाई आर टी, बोलो, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाई इंटू आर इंटू पी। क्या मैं ऐसे ही पी एक्स भी डायरेक्ट लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं, पी एक्स आर टी। आप जरा इनकी और इनकी वैल्यू को आप इस वाले इक्वेशन पे जरा पुट करके देखो, यानी पुट पी वाई एंड पी एक्स इन वन, पी गेट क्या मिलने वाला तुमको, रखो, ये तुम्हारा हो गया केपी और ये तुम्हारा हो गया सी वाई,
आर टी की पावर टी, और ये हो गया आपका क्या, सी एक्स आर टी की पावर ए। अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी वाई की पावर बी अपॉन सी एक्स की पावर ए इंटू आर टी की पावर बी अपॉन, यहां पर भी लिखो आर टी की पावर क्या, ये कंसंट्रेशन ऑफ वाई है, ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्स है। किस टर्म में, मोलैरिटी के टर्म। और याद करो जब मोलैरिटी का टर्म लेते थे हम लोग तो ये इतना क्या होता था, याद करो, केसी। इसका मतलब आप इसको केसी लिख सकते हो। अब अगर इसको तुम केसी लिख सकते हो तो तुम्हारा रिलेशन आ गया। कैसे आ गया, देखो आपका रिलेशन आ गया, केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर, देखो ये आर टी से क्या है, बी ऊपर है और ये हो गया क्या, फिर और जो बी माइनस ए है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा एन डी, यानी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट के टोटल गैसियस मोल के नंबर हैं उसमें से घटाया है क्या आपने, रिएक्टेंट के टोटल मोल जो गैसियस स्टेट में। क्लियर, तो इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं कि Kp इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। दिस इज योर मास्टर इक्वेशन। क्लियर, ये हमारा इक्वेशन जो होगा ये ज्यादा यूज होने वाला है। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू डिसाइड करेगी कि मामला क्या होगा यहां। देखो यहां की अगर हम लोग बात कर ली, देखिए इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, इसका मतलब जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपने कहा H2 प्लस I2, ये गैसियस था और आपने ये बोला 2HI, ये भी गैसियस। डेल्टा एन जी बताओ यहां क्या होगा, ये 2 माइनस 1 प्लस 1, 0 आ गया। और अगर 0 आ गया तो आपने कहा Kp इक्वल टू क्या लिखते हो, Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये अगर वैल्यू 0 हो गई तो जिसकी पावर 0 इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हुई, 1 हो गई। और 1 हो गई तो Kp बराबर क्या होगा, इसका मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू शून्य होने जा रही है उसमें Kp और Kc की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, बराबर। किसी भी प्रकार के कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, आप इसको इजीली समझ सकते हो और मैनेज कर सकते हो प्रॉब्लम का। दूसरी चीज देखो आप, अगर मान लिया जाए, सपोज करो अगर ये कह दिया जाए कि डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो गया तो यहां दो केस बन सकता है, क्या, डेल्टा एन जी क्या हो, पॉजिटिव हो, दूसरा क्या हो सकता है, डेल्टा एन जी नेगेटिव हो। तो यहां पर आपको क्या हो जाना है, सतर्क हो जाना है। क्या सतर्क हो जाना है ऐसे केस में, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लिखो, कुछ रिएक्शन के एग्जाम्पल याद रहेंगे आपको, समझने में आसान होगा। जैसे मैंने ये बोला कि ये आपका था क्या, N2 प्लस 3H2। क्लियर, हमने कहा ये इक्विलिब्रियम पर है 2NH3 के साथ। आप जरा ध्यान से देखना, N2 प्लस 3H2 क्या है, इक्विलिब्रियम पर है आपका, ठीक है। अब ऐसे केस में आपने ये बोला कि डेल्टा जो Ng आएगा वो क्या होगा, 2 माइनस 4, आपने कहा -2, बोलो -2 हो गया। अब -2 हो गया तो आपने कहा कि Kp इक्वल टू, अब क्या आने वाला है, Kc इंटू आर टी की पावर -2।
-2 का मतलब अगर मैं इसको नीचे ले जाना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि Kp इक्वल्स टू AC/RT की पावर क्या, ऐसे कर सकता हूं। अब जरा तुम बात करो, आपने क्या किया है, आपने Kc में RT के स्क्वायर से क्या किया है, डिवीजन। क्या होगा, Kp कम होगा Kc से। अब बात यह है कि यहां पर बहुत कुछ रोल प्ले करने वाला है क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत कुछ रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर हमारा काफी रोल प्ले करेगा। अगर टेम्परेचर को घटा करके माइनस में एडजस्ट कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ठीक। और अगर इसको बढ़ाए आप तो क्या होगा, और आप जानते हो कि रिएक्शन में टेम्परेचर को माइनस में ले जा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो यहां से आप कुछ भी रिलेशन बना सकते हो कि टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसे आर, आपने क्या बोला, आर की वैल्यू अगर मान लिया जाए कि लीटर एटमॉस्फेयर में हम लोग लेके चलते हैं तो हम लोग जनरली क्या लेके चलते हैं, उसकी वैल्यू हम 1/12 लेके चलते हैं। सपोज दैट 1/12, और अगर टेम्परेचर को मैं 12 केल्विन कर दूं, बात ध्यान समझिएगा कि ये आपका आर की यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। और मैंने कहा कि आर जो है वो 1/12 होगा। 1/12 क्यों, 0.08 जो भी आप पढ़ते हैं, क्लियर। तो मैंने कहा कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू, सपोज दैट कि आपने टेम्परेचर की वैल्यू 12 केल्विन किया, 12 केल्विन का मतलब तुम समझो, क्या ये हैंडल कर पाना आसान है क्या, 12 केल्विन, 12 केल्विन का मतलब डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और तब जाकर के आपका क्या हो रहा हो, 12 हो रहा हो। तो कितना होना चाहिए, इसका मतलब आप समझो, जैसे अगर मैं कह दूं उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए मैंने ये कहा कि इफ इसके लिए T इक्वल्स टू 12 केल्विन, क्लियर। तो R की जो वैल्यू है वो 1/12 यूज करोगे, और जब 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन से आप यूज करोगे इसको। अगर ऐसा करते हो तो जो हमारा Kp था वो Kc अपान जरा करो R आपका 1/12 है, इंटू 12 आपने किया, इसकी पावर क्या, तो ये चीज तो आपको क्या होगा, इसका मतलब Kp किसके बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है। तब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, आप जरा तुम बताओ कि 12 केल्विन आएगा कैसे। आपने कहा कि ये टेम्परेचर जो होता है T, वो टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस में हम लोग लेते हैं, और प्लस क्या करते हो आप, 273। तो किसमें 273 जोड़ा जाए कि ये हमारा जो है 12 हो जाए, हाँ, माइनस क्या, क्या इस टेम्परेचर पर रिएक्शन करा पाना संभव है। एक मिनट बच्चों, और उनकी क्लास अगर नहीं हो पाएगी तो आप समझ रहे हो कि इक्विलिब्रियम की क्या दशा होने वाली है। कैन यू गेस, कैन यू गेस। आप तो 12 साढ़े 12 तक वैसे भी कटने के लिए बैठे हो, कटना ही है,
तो आप कटते रहो। चलिए, हाँ, मैं बात कर रहा था कि ये वाला टेम्परेचर इस पर कराएं अगर, तब जाकर के हमारा केपी केसी के क्या हो सकता है, लेकिन इस पर हो नहीं सकता। माइनस, यहाँ जीरो तो प्रॉब्लम ही करता है। आप -261 और अगर 12 से ज्यादा पे कराए तो 12 से ज्यादा कराओगे तो बराबर। इसका मतलब यहां पर आपने देख लिया कि डेल्टा एनजी की कहानी क्या होगी। आप दूसरी चीज देखो, आप अगर मान लिया जाए कि ऐसा रिएक्शन कोई आ जाए, ऐसा रिएक्शन कोई आ जाए जहां पर क्या हो जाए, डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कोई रिएक्शन बताओ जहां पर डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो जाए। देखो, याद रखो इसको, रेफरेंस रिएक्शन में ये तो याद होना ही चाहिए। क्या होगा ये, लेकिन अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, 1 आ गया ना। इसका मतलब अब तुम्हें केपी की वैल्यू क्या मिलने वाली है, केसी इंटू आर टी की पावर 1। इसका मतलब केपी केसी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपने देखा कि टेम्परेचर का और इसका सबका बहुत कुछ रोल यहां देखने को मिलता है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत भाई? तो केपी और केसी में आपका रिलेशनशिप भी आ गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आप जानती हो, मोल फ्रैक्शन का कैसे लेके चलेंगे वो सारी चीजें। तो डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम आपके यहाँ पर डिफाइन हो गए, अलग अलग रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लिया जाए कि आपका कोई रिएक्शन वो दे दे और वहां डायरेक्ट बोले कि आप केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखो, तो कैसे हम लोग करेंगे, यहां पर बात करते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर केपी एंड केसी फॉर गिवन रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, CaCO3 सॉलिड, पहला रिएक्शन मैंने लिखा, और ये आपका दिया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। हमने कहा इसके लिए केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखो। आपने कहा साहब यहां पर ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, और हम ये जानते हैं कि अगर हम केपी का एक्सप्रेशन लिखें, यहां पर केपी का एक्सप्रेशन लिखें तो हमें क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर क्या, बैलेंस इक्वेशन है, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए चाहे जिस फॉर्म में। तो यहां पर आपने लिखा कि 1 मोल है, हमने कहा दिस इनटू, मैंने कहा कि आप क्या इसका पार्शियल प्रेशर ले सकते हो, सॉलिड है, आपने कहा इसको 1 कर लीजिए। क्लियर, यहां पर क्या आएगा, आपने कहा इसको 1, क्यों, इसका कंसंट्रेशन फिक्स 1 यूनिटी, ये भी क्या 1। इसका मतलब सीधा सीधा केपी किसके बराबर आ गया, किसके बराबर हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ। आपसे कहा गया कि इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिख दो, तो मैंने कहा कि केपी और केसी में रिलेशन अपने को मालूम है, क्या मालूम है, केसी इंटू आर टी की पावर क्या लेते हैं आप, तो यहां पर जो केपी होगा वो केसी इंटू आर टी की पावर क्या 1 हो गया। काहे 1 हो गया,
डेल्टा एन जी यानी 1 माइनस 0, 1 आ गया। तो इसका मतलब जिसकी पावर 1 उसकी वैल्यू वही। अब ये आर तो फिक्स है, टेम्परेचर आपका बताएगा कि क्या होना चाहिए। तो केपी इक्वल टू आपका दिस है, तो केसी इक्वल टू क्या होता है, केपी अपान आर। कोई अंतर? अब देखो अंतर ये है कि दोनों बराबर नहीं, बराबर एक ही शर्त पर हो सकते हैं, जब ये टेम्परेचर क्या हो जाए, 12 केल्विन हो जाए, 12 केल्विन। और 12 केल्विन का मतलब -261 डिग्री सेल्सियस, और इस पर ये रिएक्शन करा पाना संभव, इसका मतलब ये कभी बराबर नहीं हो सकते। केवल केवल और केवल अगर क्वेश्चन में लगाया तो 12 केल्विन पर हो, इसके पहले। तो इस तरीके से कहीं पर भी एक्सप्रेशन लिखना हो तो आप उसको लिख सकते हैं। कर लिया? हाँ, चलिए। अब देखो एक चीज यहां पर हम लोग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। एक चीज होता है डीओडी। डीओडी क्या है? आप इसे बोलते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, जब रिएक्शन शुरू होता है इसका मतलब ये हुआ कि जब एट इक्वल टू 0 तो रिएक्टेंट का जो अमाउंट रहा होगा वो फिक्स रहा होगा। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड हुआ होगा उसके टेकन मोल से कुछ मोल डिसोसिएट होकर के किसमें कन्वर्ट होना शुरू किया, प्रोडक्ट में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो आपका सीधा सीधा डिफाइन करता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट। क्या समझिएगा, डिसोसिएटेड आउट, इसका मतलब कितने मोल्स या मोल्स की क्या संख्या डिसोसिएट आउट हो रही है, डिसोसिएटेड आउट पर मोल। एक मोल से कितने मोल डिसोसिएट होकर के बाहर आ रहे हैं जो प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, या प्रोडक्ट से कितने डिसोसिएट होकर के रिएक्टेंट में आ रहे हैं, क्योंकि जो रिएक्टेंट होगा उसी से डिसोसिएट हुआ होगा। भाई रिएक्शन में स्टार्टिंग कौन होगा, रिएक्टेंट। तो हमने कहा कि कुछ नहीं करना है, ये आप टेस्ट। इसका मतलब अगर डीओडी न्यूमेरिकली आपको निकालना हो तो फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट अपान
टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। क्लियर? क्योंकि हमने कहा कि आपको अगर ये सवाल में दे दिया जाए कि भैया रिएक्टेंट है, उसके इतने मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो आप उससे पूछोगे कि आप उससे जानना क्या चाहते हो। मैं बोलूंगा मैं डीओडी जानना चाहता हूं, तो आप मेरे से पूछोगे कि आप ये बताओ कि रिएक्टेंट के कितने मोल आपने लिए थे। तो मैंने कहा इसको क्या करोगे आप? तो आप ये कहेंगे कि साहब आपने ये तो बता दिया कि फला रिएक्टेंट का इतना मोल डिसोसिएट आउट हो गया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने इनिशियल टी इक्वल टू 0 पर लिया कितना था। तो अगर मैं वो बता दूं तो बस डिसोसिएटेड आउट अपान क्या टेकन, क्या मिल जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर आपको परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज निकालना हो तो यहां 100 मोल में ले आएंगे, 1 मोल में ये, तो 100 में कितना। तो अगर कह दिया जाए कि दूसरा पैरामीटर आपको निकालना है परसेंटेज डीओडी, तो कुछ नहीं करना, डीओडी को क्या कर देना आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज 100 में निकलता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, खट से ये मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप ध्यान समझो, अगर मैं ये बोलूं किसी भी रिएक्टेंट के 1 मोल से एक्स निकलता है, डिसोसिएट होता है, 1 मोल से एक्स मोल डिसोसिएट होता है, बताओ इसमें डीओडी क्या होगा? हाँ, देखो देखो कंफ्यूज हो रही है। इन्होंने कहा 1 माइनस एक्स अपान 1, समझो आप। हाँ, यानी शब्दों को देखो, शब्दों में मकड़ जाल छिपा होता है यहां पर। अगर आप शब्दों को नहीं पकड़ पाओगे मेरे, तो फिर क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाएंगे। क्या मैंने कहा कि 1 मोल से एक्स मोल डिसोसिएट आउट हुआ है, इसका डीओडी कितना होगा? एक्स अपान 1 या एक्स? भाई 1 मोल से डिसोसिएट क्या हो रहा है ये? हमारी क्लास 9 बजे तक चलेगी, तो क्या हो सकता है? आप होने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। आइए देखिए, ये आपको समझ में आ गया? इसका मतलब आप जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं ये बात करूं कि 1 मोल टेकन था, इससे डिसोसिएट आउट मोल जो था वो एक्स था, तो इसमें आपने कहा कि डीओडी क्या होगा? आपने कहा एक्स। फिर कोई दिक्कत किसी को? अब अगर मैं ये बोलूं कि किसी भी रिएक्शन में पहली कंडीशन मैंने ऐसे कहा कि ऐसे समझो, अब मैंने कहा कि इफ डीओडी आपका एक्स है एंड टेकन मोल इफ इक्वल्स टू 2, then dissociated या dissociate out whole will be equals to what? क्लियर हो रहा है? देखो बात को ध्यान समझो, मैंने क्या बोला कि इफ 1 मोल टेकन और इससे डिसोसिएट आउट मोल कितने हैं? एक्स। आपने कहा साहब डीओडी तो एक्स हो जाएगा,
क्योंकि एक ही मोल से डिसोसिएट आउट। अब मैंने फिर कहा कि किसी रिएक्शन का डीओडी एक्स है, और मैंने कहा उसका जो टेकन मोल है वो मैंने अगर तो ले लिया, यानी हमने कहा किसी रिएक्शन में डीओडी दी गई है, डीओडी दी गई किसी रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में डीओडी दी गई है, और मैंने कहा कि टेकन मोल उसका 2 है, तो बताओ डिसोसिएट आउट होने वाले मोल कितने होंगे? एक्स ही होंगे। क्या होंगे? यहां क्या कर दिया जाए कि ये आपकी वैल्यू आ जाए? अरे मैंने आपको बता दिया कि डीओडी एक्स है। जब डीओडी बोल दिया मैंने, तो वो डीओडी किसके लिए बोली जा रही है? एक मोल के लिए बोला जा रहा है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्स। बहुत ध्यान समझो, नहीं तो बड़ा तोड़ डालेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी रिएक्शन में बोल दिया गया एक्स। अब रिएक्शन लिखा गया और उसने कहा कि ये रिएक्शन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्टिंग में 2 मोल लिया है, लेकिन इस रिएक्शन की डीओडी आपकी एक्स है। तो बताओ उस 2 में से इक्विलिब्रियम पर कितने मोल डिसोसिएट आउट हो जाएंगे? 2x नहीं हो जाएंगे। अभी भी कुछ लोगों के दिमाग पे 12 बजा हुआ है, पता नहीं कहां रहते हो, किस दुनिया में रहते हो। मैंने कहा एक तो डीओडी देगा और एक में डीओडी निकलवाएगा। बात मेरी ध्यान से समझो, नहीं तो जो मैं आपको पॉइंट पर ले चलना चाह रहा हूं आप क्वेश्चन में गलत कर लोगे सब। इसीलिए देखो अक्सर क्या होता है, बच्चा जब 12th पास होकर के आता है तो एक ही सवाल करता है कंपटीशन में कि साहब मुझे इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आई थी, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल तो सॉल्व ही नहीं होते और उसका आंसर नियर अबाउट में पहुंचता है तो टीचर बोल देता है कि ये नियर अबाउट में आता ही है। कितना बढ़िया लॉजिक लगाते हैं। देखो इंटरमीडिएट वाले मास्टर आपको कितना बढ़िया लॉजिक समझाते हैं कि इक्विलिब्रियम के जो सवाल होते हैं वो अबाउट 2 में आते ही हैं, और जबकि ऑलरेडी उनका कॉन्सेप्ट भी अबाउट 2 में। जब कॉन्सेप्ट में अबाउट 2 में है तो आंसर कहां से आएगा? मैं डीओडी पे देखो अभी समझाया, आप तुरंत कंफ्यूज हो गए। मैंने क्या बोला कि समझो डीओडी की डिफिनीशन क्या है। हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट आउट पर मोल, पर मोल। इसका मतलब एक मोल से डिसोसिएट होने वाले मोल क्या होंगे? उसकी डीओडी होगी। उसकी क्या होगी? अब मैंने ये कहा, देखो क्वेश्चन 2 तरह से। हमने कहा कि एक रिएक्शन है जिसमें मैंने रिएक्टेंट का 1 मोल लिया है और उससे डिसोसिएट आउट होने वाले मोल एक्स हैं। मेरे शब्दों पर नहीं ध्यान दे रहे हो। मैंने कहा कि कोई सा रिएक्शन है जिसमें टेकन मोल हमारे रिएक्टेंट के थे, वो कितने थे? 1 मोल। और मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम पर जिस समय रिएक्शन हुआ डिसोसिएट आउट होने वाले मोल रिएक्टेंट के वो एक्स थे। बताओ इस रिएक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? क्यों? क्योंकि आपने टेकन अवे कितना कर दिया है, यही तो हो रहा है यार। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू मोल डिसोसिएट आउट अपॉन मोल टेकन। तो बेवकूफों, डिसोसिएट आउट मोल अगर x है और टेकन मोल 1 है तो x/1 x ही तो होगा, कि कुछ और हो जाएगा। आप देखो क्वेश्चन दूसरी तरह आया। क्या आया? उसने कहा कि एक रिएक्शन है जो कि ये गिवन है बैलेंस फॉर्म में। बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन उसने दे दिया, ठीक है, और उसने ये बोल दिया कि इस रिएक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के टेकन मोल 2 हैं। बताओ अब इक्विलिब्रियम पर जब आप डिसोसिएट आउट मोल के निकालोगे, यहां क्या निकाला हमने? डिसोसिएट आउट मोल, क्योंकि डीओडी तो बता ही रहा है, डीओडी बता दिया है कि 1 मोल से डिसोसिएट होने वाले एक्स हैं, और अगर आपने टेकन 2 मोल लिया
तो डिसोसिएट होने वाले मोल कितने हो जाएंगे? इसका आंसर 2x नहीं हो जाएगा? बोलो। अब दूसरा समझो, अगर मान लो उसका a मोल लिया है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो डिसोसिएट आउट कितने हो जाएंगे? ax। अरे भाई, डिसोसिएट आउट का मतलब क्या? DOD इंटू टेकन। यही देखो, अभी देखो फार्मूला क्या पढ़ा आपने ये कहा है, इस फार्मूले पे जाओ। देखिए बायोलॉजी के बच्चों को मैंने थोड़ी गलती है, घबरा जाती है। यहां मैंने क्या कहा? डिसोसिएट आउट मोल, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड आउट, ये करते थे। अपन क्या करते हो? टेकन नंबर ऑफ, या आप कर लो नंबर ऑफ टेकन मोल, यही तो कर रहे हो यार। तो भैया अगर आपको ये फार्मूला क्लास देख रहे हो, आपको ये निकालना है, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट आउट इक्वल टू क्या? DOD इंटू टेकन नहीं होगा? यही चीज या तो मैं कह रहा हूं। DOD x है, टेकन मोल 2 है, डिसोसिएट आउट मोल कितने होंगे? 2x नहीं होगा? DOD x है, टेकन मोल a है, डिसोसिएट मोल क्या होगा? ax। DOD x है, टेकन मोल b है, डिसोसिएट आउट क्या होगा? bx। DOD x है, टेकन मोल 3 है, डिसोसिएट मोल कितना होगा? 3x। इतनी बात समझने में किसी को क्यों दिक्कत आ रही है? अभी दिक्कत आ रही क्या? और दूसरी चीज आप देखो, अगर वो परसेंटेज DOD दे दे, इसका मतलब वो 100 पे लेके चल रहा है। रिएक्शन में हम हमेशा क्या लेते हैं? 100 को लेके चलोगे नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? 100 से डिवीजन करके आप पॉइंट में ले आना। आगे न्यूमेरिकल में भी हम लोग दिखाएंगे, इसको करेंगे। तो पहले इतनी सी बात आप नोट कर लो, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में गिवन नहीं होगा, और अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो फिर आप न्यूमेरिकल से टाटा बाय बाय कर लेंगे। अब मुझे न्यूमेरिकल को लगाना है। इस टॉपिक में न्यूमेरिकल बहुत ही क्या होते हैं? बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाएंगे। कभी कभी क्वाड्रेटिक भी सॉल्व होता है, लेकिन आपके लिए समझ लो, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करवाएगा, ये समझ लो। क्या अभी भी किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो? कुछ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने DOD का बहुत आसान सा कंसेप्ट बता दिया कि DOD क्या है, क्योंकि ये फंसा करके आपको वो क्या कर सकता है? आपको बेवकूफ बना सकता है। क्लियर? आप देखो, जैसे ये सारी चीजें दी गई हैं, तो एक पॉइंट और यहां नोट करके लिख लीजिएगा। क्या नोट? इफ reaction is given in balanced equation, then no change related to stoichiometric coefficient is possible. Otherwise, value of K equilibrium get changed. अगर उसने प्रॉब्लम में रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में दे दिया, अब आप उसकी स्टाइचियोमेट्री से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्टाइचियोमेट्री से आपने खिलवाड़ कर दिया तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? उसमें के इक्विलिब्रियम बदल जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। जैसे देखो, मैं यहां पर इसको भी प्रूव करके दिखाता हूं आपको। एक लाइन में देखो इसको,
जैसे मान लिया जाए, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल हमारा रिएक्शन सेम है, हमने कहा H2 प्लस I2 और ये आपका दे रहा है 2HI। क्लियर? आप कहते हो साहब जो के इक्विलिब्रियम होगा वो यहां पर कैसे लिखा जाएगा? दिस इनटू क्या जाए this। आपने कहा साहब नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं इसकी स्टैचोमेट्री को चेंज करना चाहता हूं। हमने कहा चेंज जो तुम्हारी मर्जी हो कर लो। आपने कहा साहब मैं हाफ H2 करूंगा और हाफ I2 लूंगा और इससे मैं HI बनूंगा। हमने कहा बना ले भाई, तेरी अपनी मर्जी, लेकिन अब तू ये मत कहना कि के इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिएक्शन वही है, के इक्विलिब्रियम वही रहेगा। मैं कहूंगा के इक्विलिब्रियम डैश हो जाएगा और के इक्विलिब्रियम डैश जो लिखोगे तुम वो HI की पावर 1 अपान क्या हो जाएगा? H2 की पावर 1/2 इंटू I2 की पावर क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो के इक्विलिब्रियम डैश था वो क्या हो गया? क्या हो जाएगा? रूट ऑफ। आपने कहा साहब ये तो बदल गया, यानी आपने जरा सा छेड़छाड़ किया और सारी चीजें क्या हो गई? यानी भगवान की बनाई हुई चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। जैसे अगर हम भगवान की बनाई हुई चीज के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो अपने को समस्या है। इसको ऐसे याद रखिएगा कि सर ने बोला था कि भगवान की बनाई हुई चीज में छेड़छाड़, जैसे देयर आर सो मेनी डेकोरेशन लैब इन मोहल्ला मोहल्ला, गली गली। डेकोरेशन लैब समझते हैं आप? ब्यूटी पार्लर। अक्सर महिलाएं जाती हैं, तो पुरुष का भी जमाना आ गया, पुरुष भी जाता है। क्या होता है? भगवान की बनाई हुई चीज यानी स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ छेड़छाड़ करता है। क्या करता है? वो अपने चेहरे के साथ खिलवाड़ करता है। तो क्या बताओ, कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा क्या? इसका मतलब क्या हो जाएगा? बदलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि स्टाइचोमेट्री किसकी दी है? भगवान की दी हुई। भगवान मीन प्रॉब्लम बनाने वाला एग्जामिनर, एक एग्जामिनर, क्योंकि वो हमेशा जाम लेकर के बनाता है। एक जानवर, ठीक है, और अगर उसने बना दिया तो आप उसकी बनाए हुए रिएक्शन में, गिवन रिएक्शन के साथ उसकी दी गई स्टाइचोमेट्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। और मान लीजिए भगवान ने आपको कुछ दिया ही नहीं तो कुछ भी कर दो। मान लिया जाए कि उस प्रॉब्लम में रिएक्शन गिवन ही नहीं है, तो आप चाहे इस फॉर्म में लिख लो और चाहे इस फॉर्म में लिख लो, रिएक्शन गिवन ही नहीं, तो इट्स योर चॉइस। लेकिन अगर उसने रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में गिवन है तो आपकी चॉइस नहीं चलेगी। यानी आप डेकोरेशन लैब में जाकर के, ये मैंने क्या किया, इसका डेकोरेशन ही तो किया ब्यूटी पार्लर में। क्या किया? इसके चेहरे पर आधा लगा दिया। हमने कहा भाई तेरा चेहरा बहुत अच्छा नहीं लगा, मैं आधा लगा दूंगा, और आधा लगा दूंगा तो क्या बदल गया? जैसे मैं अपनी वाली को हमेशा समझाता रहता हूँ, भाग्यवान देखो, बहुत ज्यादा डेकोरेशन लैब में मत जाओ। नहीं, जो चीज मैं देख के लाया था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। क्योंकि आप डेकोरेशन लैब में जाओ, वहां पर ढेर सारे केमिकल यूज होंगे और मुखड़े पर स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को बदल देंगे। और एक बार तुम पैसा लगवाने का दोगी, एक बार उतरवाने का दोगी। क्यों भाई? अब ये अलग बात है कि डॉक्टर लोग समझते हैं कि मैं ऐसा ना बोलूं ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि उनकी लैब बंद हो जाएगी। जैसे जब ये स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेहरे पर लगा दिए जाते हैं तो उसका साइड रिएक्शन भी होगा। साइड रिएक्शन होगा तो अगले दिन हमारी वाली क्या कहेगी? डॉक्टर के यहाँ ले चलो, क्या हो गया है? रिएक्शन हो गया है। और जबकि मैंने क्या बोला था? भाग्यवान जो ऊपर वाले ने दिया है उसी को माना जाना चाहिए। उसी को देख करके मैं भी लाया था, लेकिन अब मैं तो जो देखना चाहता था मुझे पसंद आ गया, मैं तुम्हें ले आया। लेकिन अब तुम किसको दिखाना चाहती हो कि वो चेंज हो रहा था? तो वहां दो व्यक्ति देखेंगे, या तो बाहर वाला और या तो डॉक्टर साहब। इसलिए क्या करो आप,
ये मत करो, क्योंकि ईश्वर ने क्या दिया है, ये दिया है। और अगर इसके साथ आपने डेकोरेशन लैब में जाकर के इस तरह कुछ कहानी किया तो तुम्हारा ये बदल जाए, और फिर तुम्हें ये वापस लाने के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और वर्गमूल से फिर क्या हो जाएगा, मूल खत्म हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना कि मैंने आपको क्या क्या चीज समझाई इस पर, जैसे परीक्षा में कभी भी ये आपको न भूले कि अगर स्टोइकियोमेट्री बैलेंस फॉर्म में गिवन है, रिएक्शन में मोल्स वगैरह रिप्रेजेंट है, वहां कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। अगर किए तो ठाकुर तो गए हो, ठीक है, न्यूमेरिकल गया। चलें आगे, आइए अब हम लोग बात करते हैं। यानी इसके लिए हम लोग कुछ लिखते हैं, एक्सप्रेशन इसका बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए, सपोज करो कि मैं आपसे कहता हूं कि आप केसी का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, केसी और केपी का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। मैंने कहा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर केपी एंड केसी इफ COD is X and taken mole of H2 and I2 is small a and small b respectively। और मैं आपको रिएक्शन दे के बता रहा हूं, H2 प्लस, चलो अब आप इस पर कैसे लिखोगे वो आपको देखना है क्या होगा। देख लिया। देखिए आप क्या करेंगे, देखो दो चीजें लिखना कंपलसरी है ऐसे बच्चों के लिए जो पहली बार सीख रहे हैं। क्या लिखना जरूरी है, इनके खोपड़ी पर ये लिखना मत भूलना, स्टैंडर्ड मूल क्या है। बैलेंस इक्वेशन में देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो यहां पर क्या 1, यहां क्या है। ध्यान से समझो, किसी एक रिएक्टेंट को लेकर चलो, इसका एक मोल अगर कंप्लीट रूप से रिएक्शन कर जाता तो इसका भी एक मोल खत्म करता और इसका 2 मोल बना देता। इतनी बात समझ में आप देख लीजिए। आप ध्यान से चले, आपने ये बोला कि एक t = 0 पर आप स्टैंडर्ड से नहीं चलो, जो मोल इसने कहा है वो लो। आपने लिया है A, आपने लिया है B, आपने कहा साहब
मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम, आपने कहा साहब दिया क्या है, टेकन क्या है, तो निकलेगा क्या? कोई डाउट किसी को बोलो। आपने कहा साहब टेकन क्या है, डीओडी क्या है, क्या होना चाहिए? कोई डाउट किसी को? अरे बोलो भाई, पंकज भाई, हाँ बोलो। अरे गधा, मैंने अभी कहा कि टेकन आपका यही है, वो है कितना, क्यों मान लोगे ऐसे? मतलब पगलाना शुरू। अभी मैंने कहा कि सवाल में देखो क्या कह रहा है, आपने क्या बोला है, ए एंड बी टेकन। हाँ हाँ, अरे अभी अभी तुम्हारा वाला कर देंगे क्या, कौन सी आप बता देंगे? अरे हम कहते ठीक है ना, हो कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या हुआ, इससे कौन सी आप बता देंगे? जब उसने ये बोल दिया यहाँ पर दिस, तो आपने क्या बोला कि अब जिसके भी है, जैसे समझो आपने ये कहा कि ये जो बीएक्स है वो हमारे इसी रेशियो में जा रहा होगा। ध्यान समझो, आप ध्यान समझिए। जैसे वन वन को खाता, आप ये जो कहना चाह रहे हैं आप समझो, तो ए एक्स किसको खाएगा, बी एक्स को खाएगा। हाँ, अरे यार अभी तुम काहे इतना कंफ्यूज हो रहे हो? अभी मैंने क्या बोला समझो, वन वन को खाएगा, ए एक्स बी एक्स को खाएगा, इतना ही समझ पा रहे हो? ए एक्स किसको खाया, इसका मतलब ए एक्स कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है किससे, बी एक्स। हो सकता है दोनों बराबर ही हो जाए। अभी जब न्यूमेरिकल वैल्यू देकर चलेगा तो हम देखेंगे। भाई रिएक्शन आपने किसी एक से शुरू किया, आपने कहा मैं इससे लेके चल रहा हूं, आपने ये कहा इसका टेकन मोल ए, इसका टेकन मोल बी। हमने कहा इसका ए में से मैंने क्या हटा दिया, ए एक्स, ठीक है, तो इसका भी क्या हटना चाहिए, ए एक्स ही, समझो, क्योंकि ए एक्स ही। तो अगर मैं इसके टर्म में लेके चल रहा हूं, तो मैंने कहा बी एक्स लिखो, और ये बी एक्स ए एक्स में क्या होगा, रेशियो में होगा, बराबर होगा। अरे भाई 1:1 का रेशियो है ना, तो जो ए एक्स का अमाउंट आएगा वो बी एक्स नहीं हो जाएगा बेवकूफ। जब ये चेंज करेगा, ये चेंज करेगा तो देखा जाएगा। अभी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पर लेके चल रहा हूं, अभी मैंने क्या कहा, मान गई वैल्यू ए था, ये बी था, तो ए से ए एक्स हटा, तो बी से क्या होगा, बी एक्स हटेगा। बी एक्स ए एक्स में क्या रिलेशन होगा, ये हम अभी बात की बात करेंगे। ए एक्स और ये कहां पहुंच गए, ए एक्स और डी एक्स में रिलेशन क्या होगा? अभी मैंने क्या कहा, अभी तो हम मान के कर रहे हैं ना, हम तो न्यूमेरिकल वैल्यू पर गए ही नहीं। अभी हम जब बोलेंगे, अब समझो ये ए एक्स डी एक्स में क्या रिलेशन होगा, आपने कहा ये रिलेशन। अरे बेवकूफ, अभी 1:1 है तो काहे जरूरी नहीं इस रिएक्शन के लिए, मारेंगे टूट जाएगा मुंह तुम्हारा, इसीलिए गलत करके रुका नंबर पर। जब मैं बोल रहा हूं समझो इसको, अभी कोई जरूरी नहीं स्टाइचोमेट्री बदल दोगे, बदल जाएगा। अभी तुमसे ए एक्स और बी एक्स में कोई रिलेशन पूछा क्या मैंने? इसीलिए कहता हूं कि इसीलिए फेल होते हो, क्योंकि क्या है, हवा में पड़ते हो, हवाई जहाज बने हो, समझ में कहां से? इक्विलिब्रियम में मैंने कहा कंफ्यूज मत हो, नहीं अभी आएगा, अभी कंफ्यूजन दिखा रहा हूं कहां कंफ्यूज हो। ए एक्स और बी एक्स में क्या रिलेशन है, ये मैंने अभी नहीं कहा। आप यहां पर आओ, यहां क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स या बी एक्स। देखो 2 टाइम्स ऑफ दिस या दिस, कहां से लिया रिलेशन, 1 से 2, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स, या इसलिए मैंने कहा कभी कंफ्यूज मत हो, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स और, क्योंकि रिएक्शन इस रेशियो में चल रहा है, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि स्टाइचियोमेट्री से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगर छेड़छाड़ करोगे तो ये सब कुछ। हाँ
अरे तो मैं तो कह ही रहा हूं। हाँ, बी एक्स डिसोसिएट होगा। अब ए एक्स बी एक्स बराबर है कि नहीं बराबर है, ये हम आगे देखेंगे ना क्या चीज बनना है। यहां पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आपने क्या ले लिया कि ट्वाइस टाइम ए एक्स हो सकता है या ट्वाइस टाइम बी एक्स हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन 1:1 में चल रहा है। आप यहां कंफ्यूज हो रहे हो तो ए एक्स और बी एक्स का रिलेशन आगे बढ़ेंगे। आप देखो क्या होगा। आपने क्या कहा, इसको बी से डिवाइड करो, इसको बी से डिवाइड करो, और इसको क्या करोगे, बी से डिवाइड करो। क्लियर। और अब आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, केसी वाले एक्सप्रेशन में लाके पुट करो। क्या रखोगे, 2AXR बाई क्या की पावर बोलो 2। यहां क्या रखेंगे, आपने कहा A माइनस AX बाई बी की पावर 1। यहां क्या करो, B माइनस BX की पावर B क्या, ये आपका केसी की वैल्यू है। क्या सॉल्व होके आएगा, ये सब कुछ आपको जब दिया जाएगी वैल्यू तो वहां से निकल के आएगा। अब अगर हम मानी गई वैल्यू से नहीं चलते, यानी आपका चलना तो यही है, ये अलग बात है कि यहां पर कोई रिलेशन बन सकता है। अब जैसे मान लो, जैसे सपोज लो हमने टेकन मोल उसके नहीं बताई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखी, तो अब हम किससे चलेंगे, अब हम स्टैंडर्ड मोल से चलेंगे। समझो, जैसे इस प्रॉब्लम को पहले उतारो, कहां पे एक्टिव मास कैसे आता है, ये तो मोल है ना, मोल एट इक्विलिब्रियम। तो मोल एट इक्विलिब्रियम को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तभी तो मोलरिटी के टर्म में जाएगा यार। और बी क्या है, वेसल का वॉल्यूम, कितने लीटर के बर्तन में रिएक्शन हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बी आपका वॉल्यूम ऑफ वेसल। इक्विलिब्रियम पर कंफ्यूजन जितना ज्यादा तुम क्रिएट करोगे, तुम्हारे न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। अब देखो मैं कह रहा हूं, हमने कहा ये चीज ना दिया होगा तो यहां पर क्या हो जाता, तो स्टैंडर्ड मोल से हम लोग चल लेते। जब उसने बताया ही नहीं कि कितने मोल हम ले रहे हैं, केवल डीओडी दे दिया। जैसे मान लो इसी रिएक्शन को मैं ये कर देता, देखो H2 प्लस 1 N2 प्लस 3H2, ये ले लो। अभी देखो मैंने स्टोइकियोमेट्री बदल दिया है और ये क्या बन गया, आप बताओ स्टोइकियोमेट्री कितनी जा रही है, ये क्या कहा हमने, कहा इसमें डीओडी जो है, डीओडी आपका एक्स। अब कुछ मत करो, आपने कहा कि टेकन मोल इसने दिया नहीं, हमने मान लिया जो भी तुम्हें मानना हो मान लो। एट टी इक्वल्स टू 0 पर मैंने कहा मैं स्टैंडर्ड से चलूं, तो मैंने कहा 1, ठीक, ये क्या था। आप ध्यान से देखो, अभी देखिए अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा, आपने कहा डीओडी एक्स है, तो एक्स है तो 1 में से क्या हटाया, एक्स हटा। देखो 1:3, तो 3 में से कितना हटना चाहिए, एक्स और 3x। अब क्या ये x और ये 3x बराबर होगा, 3 टाइम x हो गया। और आप जरा यहां पर देखो तो क्या हो जाएगा, 2x। कैसे, आपने यहां से चलाया, क्या माने आप कि हमने इससे स्टार्ट किया। हमने कहा कि जो 1 मोल था स्टैंडर्ड, मैंने कहा कहीं से पकड़ लो, आप जहां चाहो वहां पकड़ करके आप बना सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका कम हो उसी से आप लेके चलो, आपके लिए सुविधा हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर आप फंसोगे। मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड मोल देख लो आप, 1 मोल अगर खत्म होता पूरे तरीके से तो ये 3 मोल को ले डूबता, और 3 मोल को ले डूबता तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती, 2 मोल बन जाता। लेकिन मैंने कहा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही, रिएक्शन कहां है, इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि डीओडी कहां डिसाइड होती है, इक्विलिब्रियम पर। डीओडी हमेशा इक्विलिब्रियम पर चलने वाले रिएक्शन के लिए बताई जाएगी।
अब मैंने कहा x डीओडी है, डीओडी क्या है, x है, तो आपको क्या करना है, आपने कहा 1, तो 1 से अगर x निकलता है तो अगर इसका 1 जाता तो इसका 3 जाता, अगर इसका x गया तो इसका कितना जाएगा, तो इसका कितना बनेगा। अब आप देख सकते थे कि यहां से देखो 3 से 2 बनता था, इससे ले लो आप, 1 से कितना बनेगा 2/3, तो 3x से कितना बनेगा 2/3 इंटू क्या 3x। अभी देखो 2x आ गई है, समझने के लिए आप खुद भी समझो। मैंने कहा इससे आसान था तुम्हें कि हमने क्या लिया 1 से x, तो 1 से 2 बनता था, तो x से 2x बना। आपने कहा नहीं सर मैं यहां से नहीं चलूंगा, मैं यहां से देखना चाहता हूं कि अगर इसका 3x निकला तो ये कैसे बनेगा। हमने कहा चलो कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। फिर देखो मैंने यहां से लिखना शुरू किया, अब मैंने कहा यहां से लिख के लिखो, देखिए कहीं से भी लिखो सब एक ही स्थान पर पहुंचो। कैसे, मैंने कहा डीओडी कितना था x, यानी 1 मोल से x निकलेगा, तो इक्विलिब्रियम, अब इसको भूल जाओ, ये एक एक्सप्रेशन मैंने इक्विलिब्रियम पर लिखने का तरीका ये सिखाया। मैंने कहा मैं यहां से नहीं लिखूंगा क्योंकि हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि आपकी बात सही है या गलत है। हमने कहा चलो ले लो, आपने कहा कि x है डीओडी, आपने इसका टेकन मोल कुछ बताया नहीं है, आपने क्या किया है, आपने लिया है इसका स्टैंडर्ड मोल ले लिया 3, अभी बी भी लिख के दिखाऊंगा, अभी वो भी करूंगा, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, सब दिखाऊंगा करके। यहाँ 3 ले लिया, अगर 3 ले लिया तो 1 मोल से अगर x निकलता है तो 3 से क्या निकलेगा 3x निकलेगा ना। अब ध्यान से देखो, अगर इसका 3 मोल इसके 1 मोल को खाता है तो इसका 3x कितना खाएगा, x ही तो खाएगा। बोलो, यहां मैंने कहा मैं यहां से चलूंगा, तुम बताओ ये क्या होगा। आप कहेंगे अपने आप आ जाए, मैं इससे चल रहा हूं, अभी पहले वाले में इससे चला था, अब मैं इससे चल रहा हूं। अब मैंने कहा कि इसका 3 अगर खत्म हो जाता तो 2 बन जाता, तो 3x खत्म होगा तो कितना बनेगा। तो आप कहो 3 अगर खत्म हुआ 2, 1 खत्म हुआ तो 2/3, तो 3x खत्म हुआ तो क्या 2/3 इंटू 3x। आपने क्या काट दिया, क्या बचा, आ गया। क्या यही चीज यहां लिख रहे थे आप, क्या यही चीज आया यहां, कहां दिक्कत आई आपको। आप देखो मैंने कहा कि क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करो, ट्विस्ट करो। आपने क्या कहा, ये तो आपके कब है जब टेकन मोल के बारे में नहीं बताया गया, टेकन मोल के बारे में नहीं बताया गया, यानी नो इंफॉर्मेशन अबाउट टेकन मोल। हमने स्टैंडर्ड से कर लिया भाई, जब कुछ नहीं बताओगे मुझे, सिर्फ डीओडी बता दोगे तो मैं ऐसे चल लूंगा। अब इसने ये बोला कि डीओडी भी हम दे रहे हैं तुमको, हम डीओडी भी दे रहे हैं तुमको, और अब तुमको टेकन मोल भी बता रहे हैं, यानी दूसरी कंडीशन मैंने कहा टेकन मोल। टेकन मोल इन्होंने कहा ए है, ये इन्होंने कहा बी। अब ध्यान समझना, ये ए है, ये बी है, क्लियर, कोई दिक्कत हो बोलो अभी। अब देखो मैं कर रहा हूं कि आप यहां से जो डिसोसिएट होगा उसमें रिलेशन तुम पा सकते हो। हमने कहा डीओडी क्या है, एक्स है, इसका मतलब 1 मोल से कितना डिसोसिएट होगा, तो बी में से कितना डिसोसिएट होगा बोलो, बी माइनस। अब ध्यान समझिए, ये आपका लिया गया है, हो सकता है 50 मोल कह दे, हो सकता है 100 मोल कह दे, कुछ भी कह देना, वो कोई जरूरी तुम्हारे इसी स्टैंडर्ड में ले लिया जाए। उसने ये टेकन बता दिया बी माइनस बी है। आप ध्यान से समझो यहां पर, क्या अगर ये 3 से 1 को खत्म करना, 3 से 1 को खत्म करता था, तो bx कितने को खत्म करेगा, हाँ कितना, 1। अब दूसरी चीज समझो, यहां पे आओ, 3 से 2 बंधा था, तो इससे तुम पढ़ो यहां से, तो ये 2/3 टाइम्स ऑफ क्या bx। क्या क्या कर सकते थे आप, क्या कर सकते थे, फिर से देखो आप, 3 से 1, 3 से क्या बना 1,
यहां सही है, तो बी एक्स से क्या बन गया, ए एक्स खत्म हुआ। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ बी एक्स। अब हाँ क्या, हाँ 2 बाई वही बी, क्यों, क्योंकि हम यहां से बात समझ में आपको। तो इसका मतलब बी से बी क्या हो गया, क्या आया यहाँ, 2x आ गया। कौन सा, हाँ 3 से 2, तो बी एक्स से हाँ भाई तुम कहाँ गड़बड़ कर दी, कहाँ गड़बड़ कर दी, देखो 3 से 2, 3 से 2, 1 से कितना 2/3, तो आपका जो बी एक्स है इससे कितना होगा 2/3 टाइम्स ऑफ बी। नहीं समझ रहे, यहां देखो क्या चीज, अरे भाई आप स्टाइचोमेट्रिक रेशियो रिलेशन रिएक्शन किसमें हो रहा है, इस रेशियो में हो रहा है ना, 2:, मतलब 3:2। आपने यहां से आपको खत्म कर लिया ना, आप स्टैंडर्ड यहां देख रहे हो, तो यहां क्या होगा 2/3 टाइम्स ऑफ डिसोसिएट है, तो 2/3 टाइम्स ऑफ क्या बी एक्स। अब आप इसको क्या कर दीजिए, बी से डिवीजन करके आप इसको पुट कर दो कहां पर, आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, यानी ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपकी जो किताब में, और इसी को सॉल्व करके यहां से डायरेक्ट केसी का एक्सप्रेशन लाते हैं, क्या करके 2x/b का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स बी, और ये 3 माइनस 3x/b, बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल, अरे भाई ये स्क्वायर में है, अच्छा ये 3 टाइम, 3 टाइम, इसका मतलब ये कितना हो जा रहा होगा 4 हो जा रहा होगा। 4 होने का मतलब कि ये तो पावर ये वाला जो खत्म होगा, यानी आप ऐसे लिख लो इसको, ये 4x² आ गया, अपान बोलो क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू क्या 3x की पावर बोलो, क्यों, और ये नीचे 4 बन चुका है, 4 ऊपर चला गया होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो चुका होगा, यहां क्या आया होगा, दिस इज योर एक्स, 1 माइनस एक्स 3 माइनस 3x का क्यूब। और अगर ऐसा देता है ऐसा, तो वो सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए होगा, लेकिन स्टैंडर्ड कैलकुलेशन अगर कुछ न बता दे, सिर्फ डीओडी आपको सीधा कह दे कि ये इक्वेशन है, इसका अपने आप मान करके केसी की वैल्यू निकालो, तो तुम हमेशा डीओडी कितना मान लेना x, और x मान करके केसी का एक्सप्रेशन आपका ही, आप इसका गुणा कर लो, जो भी करना हो आप सॉल्व करके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कर लो। दूसरी चीज, अगर डीओडी परसेंटेज में दी गई हो, परसेंटेज में, तो वो हमेशा 100 बोल पे आता है, तो उसको 100 से डिवीजन कर लेना। जैसे मान लो कह दिया जाए कि डीओडी 10%, तो इसका मतलब x कितना हो जाएगा 0.1, उसको लेके चलेंगे और उसके न्यूमेरिकल यहां पर, ठीक है। आप यहां पर अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, अगर यहां कंफ्यूज हो गए तो फिर तुम्हारा न्यूमेरिकल कभी निकलने वाला नहीं, सब गलत होगा। फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझो, रिएक्शन हमेशा चलेगा किस रेशियो में, स्टैंडर्ड मोल के रेशियो में। टेकन मोल स्टैंडर्ड मोल से बराबर भी हो सकता है, अगर स्टैंडर्ड मोल के बराबर हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपके लिए बढ़िया है। स्टैंडर्ड मोल में चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर एक्स डीओडी है तो इसमें से 1 से 1 कटेगा, तो यहां से क्या आएगा 3x कट गया, काम खत्म हो गया। अगर स्टैंडर्ड मोल के रेशियो में टेकन मोल नहीं, समस्या इज देयर, प्रॉब्लम कहां आएगी, अगर टेकन मोल स्टैंडर्ड मोल के इक्वल नहीं है तो प्रॉब्लम वहां पर आती है। अब आपकी रिएक्शन तो इसी रेशियो में चलेगी, रिएक्शन इसी रेशियो में होगा,
लेकिन घटेगा बढ़ेगा किससे? आपके टेकन मोल, क्योंकि आपने कहा है डीओडी किसके लिए है, स्टैंडर्ड मोल के लिए थोड़ी ना है, टेकन मोल, एक्स टेकन की, क्योंकि डीओडी किसके लिए आती है, टेकन मोल के लिए। ये आप बोलते हो कि डीओडी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट अपॉन स्टैंडर्ड मोल, क्या बोलते हो आप, टेकन। हाँ, अरे लिखो, तुम्हारी मर्जी। अरे तो वो हाँ एक्सप्रेशन बदल जाएगा, नहीं समझ रहे हो, अब वो ए और बी उसके टर्म में आएगा। आप देखो, आपको आंसर किस टर्म में निकलवाया गया है, उसी अनुसार से चलोगे। इसकी हाँ, एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन, समझिए, एक्सप्रेशन जो तुम बनाओगे। अच्छा, अंदर कुछ भी हो, जैसे सपोज कर लो कि डीओडी का अमाउंट, जैसे केसी का एक्सप्रेशन जो लिखते हो वो तो बदल नहीं पाओगे ना, लेकिन अंदर जो ब्रैकेट में लिखते हो आप, वो तो चेंज हो सकता है ना। अच्छा, उसको बोलने दो, पहले सब लोग तुम्हारे अनुसार एक रिएक्शन में लिखता हूं, और तब तुम अपने हिसाब बताओ कि क्या करेंगे। मैं मिटाता हूं, रुको, समझने दो। आ गया, अब आ गया। बस वही मैंने कहा कि थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपकी यूज नहीं हो रही है, इसीलिए आप परेशान। फिर से देखो, फिर से तुम मुझे बताओ कि मैं क्या लिखूं इसमें। एक रिएक्शन ये है PCl5, यही सब मिलेंगे, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या बना, चलो यहां मैंने बोला कि जो डीओडी है तुम्हारा, वो तुम्हारा एक्स है। आपको आपको रिएक्शन का केसी लिखना है, दो कंडीशन, दो कंडीशन लिखना है, ध्यान समझिएगा। पहला, टेकन मोल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड मोल, स्टैंडर्ड समझे, जो बैलेंस है। दूसरा मैंने बोला टेकन मोल इक्वल्स टू 3, ठीक है। रिएक्शन तुम्हारा ये है, रिएक्शन मैंने दिया है, और मैंने कहा कि मैंने दो कंडीशन तुम्हें दिखाई है। एक बार मैंने कहा कि केसी लिखो जब टेकन मोल स्टैंडर्ड मोल के बिल्कुल बराबर हो, और एक बार लिखो जब टेकन मोल क्या हो, 3 हो, लेकिन डीओडी आपका क्या है, एक्स, ठीक है। चलो लिख के दिखाओ, क्या दिया हो, हाँ, इसके, अरे एक्स मानो, अल्फा मानो, किसको मानो, मालूम, मालूम किसने दिया होगी, मालूम भी है। अभी तुम सवाल पे जाना, ऐसे मत पूछो, सवाल जब तुम करोगे तो अपने आप सवाल हल होने लगेगा, क्योंकि तुम प्रॉब्लम को सेट नहीं कर सकते हो सही से, क्योंकि वो तुम्हारे मन का वेग है ना कि तुम ऐसा सोचते हो। हाँ, करके सॉल्व करना, अब सॉल्व हो जाएगा, अभी सॉल्व करना हो जाएगा। अभी बुढ़ा जाओगे पढ़ते पढ़ते इक्विलिब्रियम, फिर भी गलत करोगे, दिक्कत यहां पर आती है, क्योंकि आप क्या होते हो, आप दिमाग, जैसे टेस्ट पेपर हुआ, देखो कितना आसान पेपर था, गलतियां आपने कितनी की, हजारों गलतियां कर डाली, क्योंकि बुद्धि ज्यादा लगा दी, हमारी कही हुई बातें समझ नहीं आता। लिख लिया, देखो पहला तो आपने डायरेक्ट लिख दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने कहा इसके लिए मैंने जो एक्सप्रेशन दिया, देखो मैं इसको करके दिखाता हूं, तुम देखो। आपने कहा होगा पहला जो सॉल्व कर रहा हूं मैं ऐसे लिखूंगा,
ये लिखा, आपने कहा ये लिखना मत भूलना, ठीक, क्योंकि स्टैंडर्ड के लिए तो ये चल रहा है। आपने कहा टेकन मोल स्टैंडर्ड मोल के बराबर है, यानी 1। क्या होगा, किस समय इक्विलिब्रियम आई होगी, इसमें से कुछ डिसोसिएट हुए होंगे। कितना डिसोसिएट होगा, आपने कहा डीओडी एक्स है, तो अगर टेकन मोल ही 1 है तो इसमें से डिसोसिएट क्या हुआ होगा। 1 से 1 बनता है, 1 से 1 बनता है, तो ये भी क्या बना होगा, एक्स एक्स ही तो बना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि निकला केवल एक्स, अब बना रहा है एक्स प्लस एक्स यानी 2x, क्योंकि जब आप इनको इस तरह करोगे, जो निकला है वो अपने इस रेशियो में ही बनाता चला जाएगा। क्लियर, नहीं सोचो इधर x का x निकल रहा है, बनेगा 2x, कैसे संभव है, रिएक्शन का स्टैंडर्ड रेशियो। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको क्या कर देना, 20 से डिवीजन करो, एक्टिव मास बन गया, और एक्टिव मास बन गया तो पहले इक्वेशन का केसी क्या आएगा, क्या आएगा, आपने कहा x बाई बी इंटू एक्स बाई बी अपान 1 माइनस एक्स बाई बी। कोई दिक्कत, आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स अपान बी। बी से क्या हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स इंटू क्या, दिस इज योर आंसर। कोई टेंशन नहीं, लिख लिया आपने। अब मैंने कहा कि ये 3 है, मामला यहां देखो क्या होगा, यहां ये देखते हैं, अभी मैंने कहा कि स्टैंडर्ड मोल नहीं, उसने मोल बता दिया है, मोल टेकन भी बताया और डीओडी भी बताया, तो आप लिखो, क्या लिखा आपने, ये हो गया। आपने कहा कि स्टैंडर्ड तो यही है, और टेकन जो तुम्हारा था वो 3 था उस समय। आपने कहा डीओडी कितना था, एक्स कितने से निकलता था, डीओडी है 1, तो 3 से क्या निकलेगा, एट इक्विलिब्रियम ये कितना बचेगा, ये बचेगा। अब इनकी बात करो, 1 से 1 तो 3x से क्या बनेगा, ऐसी बात समझे, 1 से 1 तो 3x से क्या बनेगा, हो गया। अब इसको क्या करो तुम, 20 से डिवीजन करो, क्या आएगा, क्या इक्विलिब्रियम, क्या आएगा, 3x बाई बी का स्क्वायर अपान 3 माइनस 3x बाई बी, बी क्या क्यूब, स्टैच्यू। अब बताओ क्या होगा, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम तुम्हारा क्या है, यहां क्या है, ये आपका बन गया 9x स्क्वायर अपान 3 माइनस 3x इंटू क्या, क्या कुछ कटेगा अभी, हाँ कटेगा, कैसे कटेगा देखो, कि इक्विलिब्रियम ये 9 टाइम्स है क्या, एक्स स्क्वायर आया, इसमें 3 कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स इंटू क्या, क्या हो गया, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम तुम्हारा यहां पर क्या बन गया, 3x स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स इंटू क्या, क्या दोनों बार के इक्विलिब्रियम सेम आया है, क्या सेम आया है, नहीं सेम। हाँ, अगर कंफ्यूज होंगे तो हम जबड़ा ही तोड़ेंगे, जान लेना, इसको समझ लेना कि कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बिल्कुल सिखा दिया एक्यूरेट करके, फिर भी तुम अगर जान देना है तो अब एक हमारे पास एक ही विकल्प है, साइनाइड खा करके जान दो, जाओ। ठीक, क्या मैंने बोला कि डीओडी भी बता दिया, टेकन मोल भी बता दिया, तो तुम्हारा इस तरीके से चलना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ नहीं करना है।
किसी एक से ही तुम शुरू करना। मान लो रिएक्टेंट दो दो हो जाएंगे और दोनों के मोल बता दिए जाए, तो तुम किसी एक से ही चलना और दूसरे का अपने आप निकालते हुए चले जाना, क्योंकि रिएक्शन कभी भी अपने इसको डिविएट नहीं करेगा। रिएक्शन जिस फॉर्म में आपने बैलेंस इक्वेशन दिया है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो उसी तरह चलेगा कि एक से अगर मैंने निकाल लिया तो मैं दूसरे का भी निकाल सकता हूं, उसी से निकाल सकता हूं। आप देखो वो कंफ्यूज कहां हो रहे थे, जहां पर उनको मैंने कहा जबड़ा तोड़ देंगे, इन्होंने कहा साहब लिमिटिंग हो जाए कोई। इनसे मैंने क्या कहा, मैं पहुंचूंगा, लेकिन ये पहले पूछ के लक्ष्य से कहां पहुंचूंगा, पहुंच गए जबरदस्त। पहले कंसेप्ट अभी बन नहीं रहा था, तुरंत ही इन्होंने अपने कंसेप्ट का सत्यानाशी शुरू कर दिया कि साहब मान लो लिमिटिंग हो जाए। अब लिमिटिंग हो जाए तो कौन सी आफत आ जाएगी हमारे पास। हाँ, अब देखो इन्होंने कहा कि इक्विलिब्रियम में लिमिटिंग होता ही नहीं। तो समझ के इक्विलिब्रियम आपने ले लिया, के इक्विलिब्रियम पर इन्होंने कहा साहब लिमिटिंग हो जाए, कोई लिमिट लग जाए, कोई कम ज्यादा हो जाए, तो हमने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, इक्विलिब्रियम आ चुकी है, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम के पहले नहीं, समझो, इक्विलिब्रियम पर हो रहा है। अगर इक्विलिब्रियम पर कोई रिएक्शन चल रहा है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रिया है, रिएक्शन रुका नहीं है। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन हमारे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का आना था वो अचीव हो चुका है। अब अगर वो अचीव हो गया, इसका मतलब रिएक्शन जिस रेशियो में भी चलना था वो एडजस्ट हो चुका है। जब लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट लगेगा वो हमारे क्यू के लिए आता है, क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये इक्विलिब्रियम जब आ गया इसका मतलब सब कुछ सेट है, अब वहां कोई लिमिटिंग लिमिटिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, बिल्कुल बैलेंस चल रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, फिर वही बात कर रहे हो। देखो फिर समझो, इक्विलिब्रियम पर जो रेशियो है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या रेशियो होगा, समझो आपने इक्विलिब्रियम पर अपने डीओडी से उसको सेट कर लिया। अब वो जो बचा रहा है हो सकता है बाई चांस रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कहा 1:2, समझे, इक्विलिब्रियम पर अगर रेशियो 1:2 है तो रेशियो वही रहेगा, लेकिन क्या अमाउंट भी सेम हो जाएगा, कैसे सेम हो जाएगा भाई, जरूरी थोड़ी है। इनका कहने का मतलब इक्विलिब्रियम पर रेशियो क्या होगा, स्टैंडर्ड के लिए आप रिएक्शन किस रेशियो में करा रहे हो, इसमें चल रहे आपने आपने स्टैंड, इनका मतलब है कि क्या होगा, एक एन मोल अगर स्टैंडर्ड होगा, तो अपना कंफ्यूजन दूर कर, एक एन मोल अगर स्टैंडर्ड होगा रिएक्शन उसी रेशियो में चलता जाएगा। एक एन मोल अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा, एक एन मोल अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो वहां पर वो बात जो स्टैंडर्ड के लिए कहते हो वो चीज नहीं। जैसे आपने मानी हुई, आपने कहा 100 मोल लिए हैं, 50 मोल लिए हैं, 100 मोल 50 मोल, तो इतना कंफ्यूजन पालने की क्या जरूरत है, इतना कंफ्यूज काहे होती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आसानी से बातें हमारी सॉल्व हो जा रही है तो वहां पीएचडी काहे कर रहे हैं, लेकिन हमको मजा आएगा क्योंकि मुझे पीएचडी करनी है। इसका अब इनके अनुसार एक रिएक्शन लिखने दो, उसके बाद नहीं, मैं लिख के दिखाता हूँ कि 2 मिनट से। चलो N2 प्लस 3H, इनका ये जो कहेंगे वही सबको सुनना है। हाँ 2NH3 प्रॉब्लम तुम बनाओ। हाँ
नहीं, आप बताओ क्या लेने। चलो सेकेंड, सेकेंड हमने ले लिया ए, हमने ले लिया बी, हमने ले लिया ए माइनस एक्स, हाँ चलो बी माइनस बी एक्स, चलो रुक जाओ, किसके, किसका, 2/3 डी एक्स लिखो, या किसके 2/3 के हो ना, तो आपने इसी किया है, कर लिया। अब बोलो 1 मोल, चलो हमने मान लो 1 ले लिया, चलो 1 ले लिया तो 1x हो जाएगा। अब चलो चलो तो अब 6 ले लिए ना, अब देखो ध्यान से, आपने 6 ले लिया, अब ध्यान से समझो, रिएक्शन कहां चल रहा है, यहां चल रहा है। आपने कहा कि ये मैंने ये लिया, कितना लिया, आपने कहा डीओडी क्या था तुम्हारा, x था, यानी एक में से एक x घटा चुके हो ना, तो ध्यान से समझो कि 1 और 3, अगर इसका 1 मोल खत्म हो जाता तो इसका 3 मोल खत्म होता। अभी तुम्हारा ये x मोल खत्म हो रहा है, तो यहां से खत्म क्या होगा, रिएक्ट खत्म होगा। इतनी सी बात समझने में और अपने आप समझने में क्यों दिक्कत होती है, ये बहुत बेवकूफ हो। जब मैंने कहा कि ए और बी कोई वैल्यू नहीं है, समझ बेवकूफ, ए एंड बी एक सिंबल है, मैंने ले लिया, मैंने वो सिंबल था ले लिया। अब तुम्हें न्यूमेरिकल पे जब आओगे तो तुम इसी से चलोगे। हमने कहा गड़बड़ किया, देखो आप चाहो आप इसमें करके देख लो, अभी आप समझ ना लिया। इतनी बात के लिए इतनी देर से बैठे हैं, 2 घंटे से इनके दिमाग में खाली एक्टिविटी चल रहा है, ये आगे कुछ नहीं सीखे। जितनी बात मैंने सिखाई इनको, ये उसको नहीं सीखे। ये 2 घंटे से केवल घन चक्कर बने हुए हैं कि अगर ये वैल्यू न्यूमेरिकल आएगी तो क्या। इतना मूल कंसेप्ट पढ़ाने के बाद अगर तुम यहाँ डिविएट हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, तुम इतना क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो कि रिएक्शन चल कैसे रहा है। अब आप ले लो, आप भी कर लो, भी कर लो, हाँ चलो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो तुम जहां तक समझ पा रहे हो वहां समझ, ठीक है। नए बच्चों को कंफ्यूज मत करो। चलो ठीक है, बी माइनस क्या कर दिया जाए, 3 टाइम्स क्या, यही कर दो, कर लिया। अब तो नहीं गड़बड़ करोगे, चलो कर लेना वहां पे, ठीक है। 3 टाइम्स ए एक्स, ये मिल गया आपको, क्योंकि आपको जो यहां पर लिख रहे थे, अगर तुम इसी से चलना चाहते हो, समझो हम इसी से चलना चाहते हैं, आप इसी से चलो। आपने कहा ए में से ए एक्स घटा है, तो 1 3 को खाता है, तो ए एक्स कितना खाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए एक्स, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब तुम यहां चल रहे हो, यहां से पकड़, जिससे तुम्हें चलना तुम वहां चलो। 1 से चले थे, 1 से 2, ए एक्स से क्या आएगा, 2x है। हमने इसी के टर्म में लेके चले, हम जाएंगे, यानी जिस भी टर्म में तुम्हें लिखना हो तुम लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। लेकिन ध्यान रहे, रिएक्शन में अगर बैलेंस इक्वेशन दिया है, स्टाइचियोमेट्री में किसी तरीके का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करो। क्या है वो, क्या है, भगवान का बनाया। आप बैलेंस कर लो, अगर वो इम्बैलेंस दिया है, बिना बैलेंस किए तो रिएक्शन होगा ही नहीं, आप बैलेंस करो। और अगर वो बैलेंस फॉर्म में दिया है तो उसमें आप छेड़छाड़, आप देख लेना कि बैलेंसिंग है या बैलेंसिंग नहीं। बैलेंसिंग नहीं तो ये तुम्हारे लिए बैलेंसिंग के लिए छोड़ दिया है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता तुम कैसे बैलेंस करती हो। लेकिन अगर इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में गिवन है, कोई छेड़छाड़ नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इक्विलिब्रियम आपका ये यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक और पढ़ेंगे, ली चाटेलियर, यानी अब हम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को छोड़ करके बढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम की तरफ, कि इक्विलिब्रियम को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो वहां हम लोग पढ़ेंगे क्या, ली चाटेलियर।
बस एक दिन का काम और है, उसके बाद खत्म हो जाए। इक्विलिब्रियम बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन बहुत आसान है। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर। जा सकते हो 11th वाले? थैंक यू सर।